आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की घटना से। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी में बाढ़ प्रभावित रेला बिहार में लापता 3 लोगों में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ कुल्लू हिमाचल प्रदेश को लेकर के इस घटना को लेकर के जिला उपायुक्त तोरुल एस रविश ने जो है वो जानकारी दी है। आज एनडीआरएफ के द्वारा जो हमारी ये रेला के डाउनवर्ड एरिया है उसमें 3rd डे है जब सर्च ऑपरेशन मिल रहा है और 3 में से एक बॉडी आज रिकवर हुई है बगशाल के पास। ये जो बच्ची थी 13-14 साल की, उसकी बॉडी आज रिकवर हुई है। वी आर होपफुल। हमने एनडीआरएफ को भी कहा है कि उसी एरिया में, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे थे, डेब्री को पहले सर्च किया जाए। आज थोड़ा वाटर लेवल स्लाइटली लोअर भी है, तो वी आर होपफुल कि बाकी भी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे इसमें। जी, ऐसा है कि ये एक कॉल जो अभी के लिए हमने ली है कि अभी हम सर्च करते रहेंगे, है ना। आज क्योंकि पानी का लेवल डाउन हुआ है और जब पानी का लेवल डाउन होता है तो आसानी से सर्च ऑपरेशन में सफलता मिलने की चांस भी रहती है। तो अभी के लिए सर्च ऑपरेशन ऑन है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और साथ ही उन्होंने आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन इसलिए खास है क्योंकि 28 जून 1987 को आचार्य विद्यानंद मुनिराज को आचार्य की उपाधि मिली थी। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। दरअसल दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान आपातकाल पर चर्चा को लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे और इस चर्चा को बेहद ही महत्वपूर्ण भी बताया। जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा
कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल कोलकाता में गैंगरेप मामले को लेकर के अब लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सभी इस घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि बोथ आपने जो दोनों घटना की बात की, बोथ द इंसिडेंट्स हैपन इनसाइड ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर एंड फेल्योर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेल्योर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। नहीं, लेना देना है नहीं, वो तो बात की बात है। फोटो मिल रहा है, जो मिलेगा वो तो बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन जो विषय ये है कि आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एनवायरमेंट नहीं रख पा रहे, ये तो एक्सेप्ट करिए। दिस इज योर फेल्योर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेल्योर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कलकत्ता की नई बात नहीं। 10 महीना पहले इसी कलकत्ता में एक जाने माने बड़े प्रसिद्ध अस्पताल आरजीकर, उस आरजीकर कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उनको साथ बलात्कार हुई थी और साथ साथ उनको हत्या भी कर दिए गए थे। आज तक उनकी इंसाफ नहीं मिली। उन पिता माता भटक रहे हैं, कहीं इंसाफ नहीं मिले अभी तक। 10 महीने बाद फिर उसी कलकत्ता में, सिटी ऑफ जॉय में, कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय माना जाता, उसी कलकत्ता में ममता बनर्जी की जो घर महज कुछ मीटर की फर्क में दिन दहाड़े उसी कॉलेज की जो स्टूडेंट, जो कानून शिक्षा लेने की गई थी, कानून शिक्षा लेने के बाद वो लोगों को मदद करेंगे, कानूनी मदद करने के लिए वो वकील बनना चाहते, बैरिस्टर बनना चाहती थी। उन पे ही टीएमसी पार्टी के नेता यूनियन रूम में बुलाकर छेड़खानी की, बाद में गार्ड रूम में जाकर सामूहिक बलात्कार भी, दुष्कर्म भी कर दिए। और निकालते समय कह दिए कि अगर बाहर में ये राज खुल जाएगी तो तुम्हारे लिए बुरी वक्त आएंगे। मुझे तो ये
लग रहा है कि भगवान ये बच्चे को बचा दिया। कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में, यह अंदाजा नहीं लगा जा सकता। क्योंकि जानते हैं बंगाल में 2017 साल के बाद आज तक कोई कॉलेज में कोई छात्रों की कोई यूनियन बनाने की चुनाव नहीं हुई। मतलब सारे कॉलेज, जितने कॉलेज है बंगाल में, सब कॉलेज की जो स्टूडेंट्स यूनियन, वो यूनियन सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में। वहां ना कोई चुनाव होते, ना कोई चुनाव में खड़े होते, ना कोई चुनाव में भाग लेते, कोई शिरकत करते, कोई ये व्यवस्था नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। तो जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहां के दरिंदे लोगों को। ये जो दुष्कर्म किए हैं वो वहां के कभी छात्र रहा करते थे, अभी भी उनको एक कमेटी के सर पे बैठा दिया और अस्थायी रूप में, क्योंकि कॉलेज चलाने के लिए। तो ये घटना से एक तो बाहर निकल के आए हैं इसलिए हमें जानकारी मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह की इस तरह की एक नहीं, इस तरह की बहुत सारे घटना घट रही हैं। ये बच्ची ने हिम्मत दिखाई, सबने हिम्मत दिखाने के हिम्मत नहीं दिखा पाती तो ये जानकारी भी नहीं लगते हमें। देखिए, वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उड़ीसा के संबलपुर की, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान में भाग लिया। संबलपुर उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो पौधा लगाया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के जन आंदोलन बनने का आह्वान भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ लोग जो है वो नजर आए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव के अंत में, इस साल के अंत में चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर के लगातार एनडीए, बीजेपी और साथ ही अगर महागठबंधन की बात करें तो सभी एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं और उनकी मानसिकता को संविधान विरोधी भी बताते नजर आ रहे हैं। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी, संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के
विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो 25 दिन में कैसे पूरा कर लेगा। अब ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। ये बड़े ऐतिहासिक और खुशी का दिन है कि एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार का अभियान शुरू किया है वो जारी है। बिहार के अंदर रोजगार का बहार है और हर बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार में रोजगार, स्वरोजगार का आज एक माहौल बन रहा है। ये अराजकता, जंगल राज वाले से मुक्ति मिली है और बिहार में निश्चित तौर पर बिहारियों का सम्मान बढ़ा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। दरअसल पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के जो है और रथ खींचने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। ओडिशा के डीजी फायर सुधांशु सारंगी ने भी इसको लेकर के जानकारी दी है और बताया है कि कैसे इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। Everything is smooth and we hope with the blessings of Lord Jagannath and His supreme will, everything will go smooth today. Yes, the size of the crowd is increasing year by year, but today things are a little less crowd, so we are able to, you see, it's very heavy, so you need to drag with full muscle power. People are trying to touch. If you touch the rope, the chariot will not move. We need to use full strength. So devotees, when they come, they are trying to touch and pray, and we understand their sentiments. But then we need physical force to take the Lord. We will do it today. Yeah, absolutely smooth security. There's no problem. बिहार चुनाव को लेकर के लगातार सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी दावा किया है कि बिहार में 3 से 4 सर्वे जो है वो हुए हैं और सभी में तेजस्वी यादव सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी आज 3-4 सर्वे बिहार में आए, सब में तेजस्वी सरकार बनता दिख रहा है। तो अब तो केंद्र सरकार की बीजेपी एनडीए वालों की नींद उड़ी हुई है, तो कोई न कोई गड़बड़ छाला का प्रयास चुनाव आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। तो सारे चीज़ों को श्री तेजस्वी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ कहा है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि वैसे सरकार में बैठे लोगों को जो चुनाव आयोग। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अम्बुबाची मेले के बाद अपने परिवार के साथ कामाख्या मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की और साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। After Ambubasi, today I, along with my family, got the opportunity of having Mahadarshan of Ma Kamakhya. I pray for the well-being of our nation, of our state, and for everyone. After Ambubasi, today I, along with my family, got the opportunity of having Mahadarshan of Ma Kamakhya. I pray for the well-being of our nation, of our state, and बढ़ेंगे अगर बात करेंगे अभिनेत्री शिफाली जरीवाला की, जिनका कल देर रात निधन हो गया और उनके निधन से बॉलीवुड समेत टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम लोग जो हैं उनके निधन पर और अचानक निधन को लेकर के दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बीच फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी अभिनेत्री शिफाली जरीवाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शिफाली जरीवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज,
और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं उनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।